अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर 4 मौसम है, सर्दी, गर्मी, बहार, खज़ां। लेकिन पिछले कई सालों से हमें एक नया मौसम देखने को मिल रहा है, स्मोक और फोग का कॉम्बिनेशन स्मोग। Fog and smoke mixed together in a dark, yellow, choking mass. मगर दूसरे मौसमों की वजह से ये मौसम अपने साथ फायदा नुकसान की बजाय सिर्फ नुकसान लेके आता है। नज़ला ज़ुकाम होना, गले की खराबी होना या आंखों में जलन होना बड़ी कॉमन सी बातें हैं। स्मोक के आने से मामलात जिंदगी स्टक होकर रह जाते हैं। स्कूल बंद, कॉलेजेस बंद, मार्केट्स बंद, पब्लिक प्लेसेस का बंद हो जाना भी स्मोक के असरात में से एक है। बिलखसूस पंजाब के बड़े शहर जैसा कि लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान के अंदर भी स्मोक ने एक अलग लेवल पे तबाही मचा रखी है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि आखिरकार हमारे शहरों की हवा जहरीली क्यों बनती जा रही है। सवाल ये बनता है कि आखिरकार पाकिस्तान के अंदर एयर पोल्यूशन हर साल के साथ बढ़ता क्यों जा रहा है। अगर इस वीडियो में आप लाहौर को देखें तो यकीनन देखना मुमकिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि स्मोक ने लाहौर को इस कदर लपेट में ले लिया है कि विजिबिलिटी मुकम्मल तौर पे जीरो हो चुकी है। दोस्तों, स्मोक का मसला जितना ज्यादा संजीदा हो चुका है, इसलिए इसे जानना और इससे बचना उतना ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बड़ी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि हकीकत में स्मोक है क्या, स्मोक बनने के पीछे रीजंस क्या है और इसका इंसानी जिंदगी के ऊपर क्या असर है, और सबसे जरूरी आप इंडिविजुअल लेवल पर स्मोक से कैसे निपट सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आपने घर के बड़े बुजुर्गों को ये बात कहते हुए लाजमी सुना होगा कि बेटा, हमारे जमाने में तो ये स्मोक नाम की कोई चीज नहीं होती थी, ये तो जदीद दौर के चोचले हैं कि जिसके अंदर वो फोग को ही स्मोक कह देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। स्मोक की इस टर्म को सबसे पहले अर्ली 20वीं सेंचुरी के अंदर इस्तेमाल किया गया। स्पेसिफिकली 1905 के अंदर एक बरतानवी साइंटिस्ट जिनका नाम डॉक्टर हेनरी एंटन था ने इस टर्म को सबसे पहले कोइन किया लंदन के अंदर फोग और स्मोक के एक कॉम्बिनेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। फिर बरतानिया अपनी सनती तरक्की की राह पे गामज़ा रहा और मिड 20वीं सेंचुरी के अंदर हमें बरतानिया के 2 बड़ी इंडस्ट्रियल सिटीज यानी कि लॉस एंजलिस और लंदन के अंदर स्मोक एक सिग्निफिकेंट इशू के तौर पर सामने आई। उस वक्त स्मोक की 2 किस्में उभर के सामने आई, जिनमें से पहले नंबर पे है फोटोकेमिकल स्मोक और दूसरे नंबर पे है सल्फोरस स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक को लॉस एंजल्स में देखा जाने लगा और ये स्मोक गाड़ियों से निकलने वाली धुएं की वजह से बनती थी। और लंदन के अंदर हमें सल्फोरस स्मोक देखने को मिली, जो कि कोई बर्निंग की वजह से बनती है। अब इन दोनों शहरों की मुनासबत से इन दोनों स्मोक की इकसाम को लॉस एंजल्स स्मोक और इसी तरह लंदन स्मोक के नाम से जाना जाने लगा। अब पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादातर स्मोक पाई जाती है ये फोटोकेमिकल स्मोक होती है, जो कि सादा अल्फाजों में स्मोक एंड फोग का ही एक कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ स्मोक एंड फोग ही नहीं पाया जाता, इट इज मच मोर देन दैट। इसके अंदर ऐसे पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब इन खतरनाक पोल्यूटेंट्स के अंदर सरफहरिस्त आते हैं पार्टिकुलेट मैटर, जिन्हें हम PM2.5 एंड PM10 के नाम से जानते हैं। इन दोनों पार्टिकुलेट मैटर्स में से PM2.5 ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये पार्टिकल्स 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं। जिसका मतलब क्या है कि इन पार्टिकल्स को हम आसानी से इनहेल कर सकते हैं, ये हमारे लंग्स में जा सकते हैं और हमारी ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर हो सकते हैं। अब स्मोक को जो पोल्यूटेंट सबसे ज़्यादा डेंजरस बनाता है वो ये PM2.5 पोल्यूटेंट ही है, और इसी वजह से हम थ्रू आउट द वीडियो PM2.5 के कंसंट्रेशन लेवल के बारे में ही बात करें। अब मैं यहाँ पे आपको केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ाने लगा, इसलिए सादा अल्फाजों में समझ लीजिए कि जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गाड़ियों में से और इंडस्ट्रीज में से निकलते हैं तो ये सूरज की रोशनी के साथ रिएक्ट करते हैं, कि जिसके जरिए ओजोन और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। दोस्तों, स्मोक का हमारी ह्यूमन लाइफ के ऊपर, वाइल्ड लाइफ के ऊपर और इकोसिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ह्यूमन लाइफ की बात की जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर लगभग 7 मिलियन यानी 17 लाख लोगों की मौत सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। पाकिस्तान के अंदर ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2019 के मुताबिक एक साल के अंदर 1,28,000 लोगों की मौत सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। स्मोक से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले लोगों में शामिल है बच्चे, बूढ़े या ऐसे लोग जो कि पहले ही किसी रेस्पिरेटरी इशू का शिकार है। स्मोक की वजह से होने वाली बीमारियों में शामिल है एस्मा, ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसे COPD भी कहा जाता है, हार्ट अटैक्स, हाई ब्लड प्रेशर, मोर रिस्क ऑफ लंग्स कैंसर, आई इरिटेशन एंड स्किन एलर्जी। अगर आप रिपोर्ट्स का मुताला करें तो यू विल कम टू रियलाइज वन थिंग कि पिछले चंद सालों के अंदर रेस्पिरेटरी इलनेस के अंदर एक सिग्निफिकेंट इजाफा हो चुका है,
खासतौर पर बच्चों के अंदर निमोनिया के या लंग्स से रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा सामने आ चुके हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह स्मोक है। यूनिसेफ की रिपोर्ट भी यही कहती है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 18 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ का एयर पोल्यूशन खूब के सेफ लेवल से बहुत ज्यादा है। और अगर वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो पूरी दुनिया के अंदर 300 मिलियन बच्चा ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे एयर पोल्यूशन सेफ लेवल से 6 टाइम ज्यादा है। इन अदादो शुमार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे बच्चों की जिंदगी किस कदर खतरे के अंदर है और वो किस कदर जहरीली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। अब स्मोक का मसला सिर्फ एक इन्वायरमेंटल इशू नहीं रहा, बल्कि एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है कि जिसे समझना और उस पर एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी बन चुका है। ये एयर पोल्यूशन इंसानों के साथ साथ जानवरों और पौधों दोनों की जिंदगी पर एक नेगेटिव असर डालती है। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो एसिड रेन की वजह बनते हैं। एसिड रेन जब ज़मीन पर गिरती है तो ज़मीन की ज़रखेज़ी में कमी आती है, फसलों की पैदावार में कमी आती है, जिससे जंगली जानवरों की ज़िंदगियाँ भी मुतासिर होती हैं, जानवरों की हैबिटेट ख़राब होती हैं और बायोडाइवर्सिटी में कमी आती है। एसिड रेन जब दूसरे एयर पोल्यूटेंट्स के साथ मिलकर ज़मीन पर गिरती है तो ये नदियों और झीलों के अंदर वाटर पोल्यूशन की वजह बनती है, जिससे एक्वेटिव लाइफ जैसे कि मछलियों और दूसरे समुद्री जानवरों की जिंदगियों पर भी एक नेगेटिव असर डालता है। एयर पोल्यूशन इंसानों, जानवरों और पौधों के अलावा हमारे क्लाइमेट चेंज पर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। एयर पोल्यूटेंट्स के अंदर दूसरी ग्रीन हाउस गैसें जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन भी शामिल होती हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती है। और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसा कि फ्लड्स, हीट वेव और ड्रॉट की फ्रीक्वेंसी में भी इजाफा हो जाता है। इन स्टैटिस्टिक्स को देखिएगा, 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज की लिस्ट में 134 ममालिक में से दूसरे नंबर पर आया है विद 73.7 PM2.5 कंसंट्रेशन लेवल। अगर आप इस रिपोर्ट के ऊपर देखें तो आपको PM2.5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर के लेवल मिल जाएंगे, जिससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर होना कितना अच्छा या कितना बुरा हो सकता है। PM2.5 की कंसंट्रेशन 0 से 5 तक हो तो ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक है। जैसे जैसे ये लेवल बढ़ता जाता है एयर पोल्यूशन उतनी ही ज्यादा अनहेल्दी होती जाती है, और अगर PM2.5 की कंसंट्रेशन 50 से ज्यादा हो जाए तो ये हैजरस कंसिडर किया जाता है। और पाकिस्तान 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 73.7 PM2.5 कंसंट्रेशन लेवल पे खड़ा है, जो कि रिकमेंडेड लेवल से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 15 गुना ज्यादा है। अब अगर हम पंजाब के बड़े शहरों के बारे में बात करें तो यकीनन लाहौर सरफहरिस्त होगा। अब लाहौर की आबो हवा कभी साफ हुआ करती थी, ये बात तो भी याद भी नहीं पड़ती, और शायद यही वजह है कि लाहौर द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट के अंदर बड़ी देर से शामिल है। 2023 की इस रिपोर्ट को देखिए, द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के अंदर लाहौर 5वें नंबर पर है। ये तो फिर 2023 की रिपोर्ट है। अगर आप 14-15 साल पीछे चले जाएं तो 2011 के अंदर लाहौर में PM2.5 का कंसंट्रेशन लेवल 68 था, जो कि ऑलरेडी अनहेल्दी कैटेगरी में था। फिर 2017 में 133.2 हुआ, 2018 में 114.9, 2019 में 99.5, 2020 में 79.2, 2021 में 86.5, 2022 में 97.4 और 2023 के अंदर 99.5 तक गया। अब अगर हम पंजाब के दूसरे शहरों पर भी एक नजर दौड़ाएं तो लाहौर सरफहरिस्त आने के बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है फैसलाबाद विद 88.2 कंसंट्रेशन लेवल ऑफ PM2.5। तीसरे नंबर पे आता है पेशावर विद 76.5। चौथे नंबर पे रावलपिंडी 59.5 लेवल के साथ, और इसी तरह 5वें नंबर पे कराची 56.4 लेवल के साथ। अब ये रिपोर्ट सिर्फ नंबर नहीं दिखा रही, बल्कि ये वो इदादो शुमार है कि जिनका असर हमारी जिंदगियों पर, हमारी सेहत पर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्टली हो रहा है। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट को देखिएगा, पाकिस्तान की GDP का लगभग 6% हिस्सा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से खराब हो रहा है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा एयर पोल्यूशन का भी मिलता है। यानी पाकिस्तान के अंदर एयर पोल्यूशन एक साइलेंट किलर की तरह काम करती जा रही है, दैट एट द सेम टाइम वो हमारी सेहत को भी मुतासिर कर रही है, एंड एट द सेम टाइम वो हमारी इकोनॉमी पर भी अपना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, एंड विद टाइम एंड ईयर्स वो अपने शिकंजे को मजबूत करती जा रही है। एयर पोल्यूशन से मुतासिर लोगों पे गवर्नमेंट का और आवाम का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर हर साल एयर पोल्यूशन की वजह से लगभग $1 बिलियन का खर्चा हेल्थ केयर का आता है। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 2022 के अंदर हेल्थ एक्सपेंडिचर थे 919.4 बिलियन, 2023 के अंदर हेल्थ एक्सपेंडिचर थे 843.2 बिलियन, और 2024 के अंदर PSDP एलोकेटेड फंड 25.3 बिलियन था। मगर 2024 के अंदर ये हेल्थ एक्सपेंडिचर कहाँ पे जाते हैं ये तो बाद में पता चले। अब अगर हम कॉजेज ऑफ स्मोक की बात करें तो पहला फैक्टर जो पाकिस्तान की फिजा को आलूदा कर रहा है
वो है इंडस्ट्रियल इमिशन। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर इंडस्ट्री आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती हैं कि जिनके अंदर या तो इमिशन कंट्रोल सिस्टम होता ही नहीं, या अगर होता भी है तो उसको प्रॉपर वे में मेंटेन नहीं किया जाता। जिसका नतीजा क्या निकलता है कि जितने भी हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं वो इंडस्ट्रीज से निकलते हैं और वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाते हैं। ये बात तो रिपोर्ट से भी साबित है कि इंडस्ट्रियल इमिशन का पाकिस्तान के एयर पोल्यूशन के अंदर एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर जैसे पोल्यूटेंट्स इंडस्ट्री से निकलते हैं और स्मोक की फॉर्मेशन के अंदर भी कंट्रीब्यूट करते हैं। अब पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज में एक इंडस्ट्री जो कि एयर पोल्यूशन के हवाले से काबिल जिक्र है वो है ब्रिक्स इंडस्ट्री। अब पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 20,000 ब्रिक किल्स यानी ईंटों के भट्टे हैं, जिनमें से तकरीबन 50% पंजाब के अंदर वाक़या है। पाकिस्तान पूरे साउथ एशिया के अंदर तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है ईंटें बनाने के हवाले से, और ये एक साल के अंदर तकरीबन 45 बिलियन ईंटें बनाता है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी ईंटें बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है वो आउटडेटेड है और ट्रेडिशनल है। ज्यादातर ईंटों के भट्टे आज भी फिक्स्ड चिमनीज, वुड्स, ट्रेंच किलिंग की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक पोल्यूटेंट्स होते हैं। इन पोल्यूटेंट्स में शामिल है ब्लैक कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर। ब्लैक कार्बन ग्लोबल वार्मिंग में भी अपना हिस्सा डालता है और स्मोक फॉर्मेशन की शिद्दत में भी इजाफा करता है। बहुत कम ऐसी ब्रिक किल्स है कि जिन्होंने ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट किया है कि जिससे इमिशन को 40 से 60% तक कम किया जा सकता है। अब इस टेक्नोलॉजी को मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट करने में कई चैलेंजेस का सामना है, जैसे कॉस्ट, अवेयरनेस या ट्रेनिंग। एनवायरमेंटल रेगुलेशन जैसे कि पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 मौजूद है, लेकिन इन्फोर्समेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। कई ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कि अपना एनवायरमेंटल ऑडिट करवाती ही नहीं, और पेनल्टीज भी कोई इतने बड़े स्केल पे नहीं की जाती कि जिससे बहुत ज्यादा फर्क पड़े। जिसका नतीजा ये निकलता है कि इंडस्ट्रियल इमिशन अनचेक्ड जाती है और ये हमारी एयर पोल्यूशन को दिन ब दिन खराब करती जाती है। दूसरा फैक्टर है व्हीकल इमिशन। शहरों के अंदर बढ़ती हुई ट्रैफिक और गाड़ियों में से निकलता हुआ धुआं एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा सबब है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2020 तक पाकिस्तान में 117% गाड़ियों की तादाद में इजाफा हुआ, कि जिसके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद रिक्शा और मोटरसाइकिल्स की थी कि जो फ्यूल एफिशिएंसी में तो बुरे होते हैं लेकिन धुआं एमिट करने में बड़े अच्छे होते हैं। अब इन अदादो शुमार से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी ज्यादा गाड़ियां होंगी उनका धुआं भी उतना ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा मसला ये नहीं कि हमारे पास गाड़ियाँ बड़ी ज़्यादा हैं, हमारा मसला ये है कि हमारी गाड़ियाँ यूरो 2 के स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं। दुनिया जुलाई 2025 से यूरो 7 के स्टैंडर्ड को फॉलो करने जा रही है और अभी तक हम यूरो 2 के स्टैंडर्ड पे अटके हुए हैं। हाँ, ये बात फैक्ट है कि अगस्त 2020 से यूरो 5 के स्टैंडर्ड को फॉलो करने की तरफ शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी गई है, लेकिन हमारी एयर जितनी ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है, यूरो 5 से अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिनिमम हमें यूरो 6 की तरफ जाना पड़ेगा अगर हम अपनी फिजा के अंदर बेहतरी चाहते हैं। तीसरा फैक्टर है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी कि क्रॉप्स रेजिड्यू बर्निंग। पंजाब और सिंध के अंदर ये तकरीबन ट्रेंड ही पाया जाता है कि किसान अपनी फसल की कटाई के बाद उस फसल के बाकियात को, उसके रेजिड्यू को, उसकी रिमेनिंग्स को जला देता है। इस बात से मुस्तस्ना होकर कि ये फसलों को जलाना पार्टिकुलेट मैटर और ग्रीन हाउसेस को एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ा देता है कि जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बनती है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर एक साल में 108 मिलियन टन क्रॉप्स रेजिड्यू जनरेट होता है, जिसमें से एक बहुत बड़ी मिकदार को जला दिया जाता है। पंजाब के अंदर अगर खास तौर पर चावलों की बात की जाए तो चावलों का जो रेजिड्यू प्रोड्यूस होता है वो 8.5 मिलियन टन है, जिसके अंदर 3.6 से लेके 5 मिलियन टन तक के रेजिड्यू को जला दिया जाता है, जो कि टोटल प्रोड्यूस रेजिड्यू का 42 से तकरीबन 60% बनता है। और अगर ट्रांस बाउंड्री रेजिड्यू बढ़ने की बात की जाए तो ये 32 मिलियन टन है। अब जहाँ पे ये बात हकीकत है कि किसानों के पास लिमिटेड वसाइल हैं, लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, लिमिटेड फंड्स हैं, वहाँ पर यह बात भी हकीकत है कि किसानों की बहुत बड़ी तादाद इस बात को बोध ही नहीं करती कि फसलों के बाकियात को जलाने से एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या असर पड़ता है। उनके लिए अपनी ज़मीन को अगली फसल के लिए तैयार करने के लिए सबसे ज़्यादा आसान, सबसे ज़्यादा तेज़, सबसे ज़्यादा सस्ता तरीका यही है कि 5 रुपए की माचिस ली और तीली से फसल के बाकियात को आग लगा दी। इस बात से लापरवाह होकर कि ये आग लगाने का अमल उनकी ज़मीन के लिए और एटमॉस्फेयर के लिए किस कदर नुकसानदेह। अब अगर इन तीनों फैक्टर्स की कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो क्रॉप्स बर्निंग 20% स्मोक फॉर्मेशन के अंदर अपना हिस्सा डालती है, इंडस्ट्रियल इमिशन 25% अपना हिस्सा डालती है, और इसी तरह से व्हीकल इमिशन 45% सबसे ज़्यादा स्मोक फॉर्मेशन के अंदर अपना हिस्सा डालती है। अब अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ तो मैं इंडिविजुअल लेवल सोल्यूशन को ज़्यादा प्रीफर करूँगा,
कि मैं एज ए पर्सन क्या कर सकता हूँ या आप एज ए पर्सन क्या कर सकते हैं। बजाय इसके कि मैं बैठ के इस बात का इंतजार करता हूँ कि भाई गवर्नमेंट ही कोई इनिशिएटिव लेगी, ये काम ही गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट ने ही इस एयर पोल्यूशन को कम करना है। तो देखें, इस बात को मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट कई इनिशिएटिव ले चुकी हुई है, मगर उसका क्या फायदा हुआ। सो लेट्स ट्राई टू बी दैट चेंज दैट वी वांट टू सी इन द वर्ल्ड। कुछ छोटी छोटी आदत हैं, कुछ छोटी छोटी हैबिट्स हैं जिनको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, जैसे हम अपने एवरीडे लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करके अपने एटमॉस्फेयर को निस्बतन बेहतर बना सकते। नंबर 1, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी दे। हाँ, पाकिस्तान की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ओवरऑल बहुत अच्छी नहीं, लेकिन अगर आप किसी बड़े शहर से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे ऑरेंज ट्रेन या मेट्रो बस की सहूलत मौजूद है, तो इट इज़ फार बेटर कि आप इसको प्रायोरिटी दें, बिकॉज लेस कार्स ऑन द रोड मीन्स लेस पोल्यूशन। लेकिन अगर आपके पास अपनी गाड़ी है और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो कोशिश करें कि आप अपनी गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करके रखें ताकि वो फ्यूल एफिशिएंट हो। अगर आप कहीं दूर नहीं जा रहे तो कोशिश करें पैदल चल के जाएं या साइकिलिंग करें। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है कि साइकिल चलाने वाले को हकारत की निगाह से देखा जाता है। अमूमन ये समझा जाता है कि साइकिल वही शख्स चलाता है जो मोटरसाइकिल खरीदने की इस्तात नहीं रखता, लेकिन हमें साइकिल चलाने वाले को हकारत की निगाह से देखना बंद करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक है जहाँ पे साइकिलिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे जर्मनी हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया। यहाँ पे साइकिलिंग एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए बड़ी कॉमनली इस्तेमाल की जाती है। ग्लास, मेटल और प्लास्टिक को सेपरेट करके रिसाइकल बिन्स में डालें। कोशिश करें कि रिसाइकेबल आइटम्स को रीयूज करने की आदत डालें। अपने घरों के अंदर एनर्जी स्टार रेटेड अप्लायंसेस का इस्तेमाल करें जो कि कम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। अगर आप अपने डिवाइसेस को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उन्हें अनप्लग्ड रखें। इवन व्हेन ऑफ, आपकी जो प्लग डिवाइसेस होती हैं वो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इस्तेमाल जरूर करती है, जिन्हें फैंथम लोड कहा जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पौधे लगाने की कोशिश करें एज मच एज यू कैन। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाता है तो उसके अंदर जरूर पार्टिसिपेट करें। अगर लाहौर आज मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में शामिल है तो उसकी एक वजह यह भी है कि पिछले 20 सालों के अंदर लाहौर के अंदर 70% पौधों को कट ऑफ कर दिया गया। ये आदात देखने के अंदर तो बड़ी छोटी सी लग रही है, बट अगर आप इन्हें अपने एवरीडे लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक पावरफुल रिजल्ट आपको जरूर दे सकती हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने उन प्यारों से ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जिन्हें आप स्मोक के खतरा से बचाना चाहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।